तो जम्मू कश्मीर के बाहर भी आतंकवादी अब बख्शे नहीं जाएंगे। जिस तरह से अमृतसर में पहली बार एसआईए ने कार्रवाई की है, इससे एक तरह से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि देश के दुश्मन अब कहीं पर भी हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और जेकेएलएच प्राइम टाइम में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर एसपी वैद्य जी आपके पास ही सर आना चाहूंगा। सर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ दायरा लगातार तंग होता जा रहा है और शायद यही वजह है कि अब ये दूसरे स्टेट पे पहुंचकर अपने जाल को एक तरह से फैलाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जम्मू कश्मीर में इन पर काफी प्रेशर है जी। और इनका एम, जैसे तेजिंदर कह रहे थे, K2 प्लान जो इनका है उसी के क्रिएशन, जो इन्होंने अमृतपाल को यहाँ भेजा पंजाब में वो उग्रवाद दोबारा रिवाइव करने के लिए, वो उसी का पार्ट है। और मुझे याद आता है, मैं 99-2000 में डीआईजी जम्मू था, तो हमने 40 पिस्टल सांबा में यहाँ जम्मू के पास रिकवर की थी। इसी तरह की कंसाइनमेंट इंटरनेशनल बॉर्डर से आई थी और उसमें बहुत सारे जिन लोगों को वो जानी थी, वो उनका जाल पूरे भारत में बिछा हुआ था और वहां से उनको उठा के लाए थे। तो आज चूंकि प्रेशर जम्मू कश्मीर में इन पर काफी है, तो ये तो पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जब तक वो कश्मीर की और K2 प्लान जो खालिस्तान का है, उस बोगी को खड़ा करके नहीं रखेंगे और अपने लोगों को, जो आम जनता है, उनको लाहौरी चूर्ण नहीं बेचेंगे कि आपको भारत से खतरा है, भारत हमें खा जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर जंग पाकिस्तान से शुरू हुई, चाहे वो 47 की थी, 65 की थी, 71 की थी या कारगिल की थी। तो ये इनको बेचना जरूरी है, क्योंकि इनके जितने आर्मी के जनरल हैं, जितने जो एलीट है पाकिस्तान की, जो अशरफिया है पाकिस्तान का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, उनके पॉलिटिशियन हो, और फौज के खासकर एस्टैब्लिशमेंट के जितने जनरल हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज, और इनके बच्चे पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड में और हार्वर्ड में, और इनकी प्रॉपर्टीज जो है इंग्लैंड में होती हैं और कनाडा में होती हैं। और आम आदमी को जिहाद के लिए लगाया हुआ पूरा देश इन्होंने आम आदमी को बर्बाद करके रखा है और गुमराह करके रखा है, और उसका आज उसी का नतीजा है जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो हो रहा है। तो इनकी बदनीयत है कि भारत में जितना यूथ है उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जाए, और उसका आपने रिजल्ट इनिशियली देखा पंजाब में, उड़ता पंजाब, और जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी यंग जनरेशन को इन्होंने बर्बाद किया है। तो ये इनकी हमेशा बदनीयत रहेगी, लेकिन इसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, वो आज ये भुगत रहे। लेकिन वैद साहब, पंजाब के लिए भी तो एक चैलेंज ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी अमृतपाल को आप पकड़ नहीं पाए, जो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब दूसरी चीजें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से अमृतसर से गिरफ्तारी हुई, यानी सीधे सीधे लश्कर और जैश ए मोहम्मद के जो तार हैं वो पंजाब से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और देखिए ये हमेशा इसको यूज करते आए हैं, क्योंकि पंजाब से चूंकि इस वक्त पंजाब में अमृतपाल के आने के बाद थोड़ी पुलिस सरगर्मियां हुई हैं। उससे पहले तो वहां नॉर्मल जिंदगी थी। तो पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत इजीली आप एयर ड्रॉपिंग आप ड्रोन से कर सकते हैं, वहां हाइड आउट्स रख सकते हैं, पैसा बेच सकते हैं, ड्रग्स बेच सकते हैं। पहले मुझे याद है 20-25 साल पहले कश्मीर में फेक करेंसी बहुत बम्प की जाती थी भारत की इकोनॉमी को खत्म करें, लेकिन वो जो प्रेजेंट सरकार है मोदी जी की, उन्होंने वो डिमोनेटाइजेशन करके वो खत्म कर दिया। तो पंजाब में इनका जितने भी इनके स्लीपर सेल्स हैं, उनका लश्कर से, जैश से बिल्कुल कांटेक्ट है और वो ये सारा काम करते हैं। इवन आपने देखा जो अतीक अहमद का इंटरोगेशन वहां की पुलिस ने, यूपी ने किया, उसने खुद एडमिट किया है कि मैं लश्कर के थ्रू आईएसआई के साथ कांटेक्ट था। तो ये आईएसआई जो है वो उसका धंधा ही यही है कि भारत में, क्योंकि वहां की पाकिस्तान की फौज भारत की
फौज से लड़ नहीं सकती, तो उनको और कोई नहीं, बस यही प्रोपेगेंडा से ही कर सकते हैं। जी जी, यहाँ बिल्कुल। मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से एसआईए ने ये कार्रवाई सोढ़ी जी की है, तो क्या इसे एक बड़ा पॉलिसी चेंज भी कहा जाए? क्योंकि आतंकवादी और टेररिस्ट जिस तरह से लगातार अपनी पॉलिसी बदलते जा रहे हैं, तो इसी तरह से एसआईए और जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो भी अपनी पॉलिसी एक तरह से बदल रही हैं। देखिए, ये जो गेम है, इसको आप गेम की तरह देखिए कि अगर एक जो टेररिस्ट हैं वो अपनी कोई स्ट्रेटेजी इवॉल्व करते हैं, तो जो सुरक्षा बल हैं उनको अपनी स्ट्रेटेजी को एक उसको काउंटर करने के लिए और ज्यादा चाक और चौबंद करना पड़ता है। अगर आप देखें, कुछ साल पहले जिस तरह से टेररिज्म को डील किया जाता था, इस तरह के केसेस को डील किया जाता था, आज की डेट में वो सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट है। आने वाले समय में हो सकता है कि और नई स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, बट एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैसेज है, ये उन लोगों के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि आप चाहे कहीं भी चले जाएं, आप अगर देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस ये आपको कहीं पर भी जाके, कहीं पर भी आप चाहे डाउन साउथ में हो, जैसे मैंने पहले कहा अमृतसर में हो, कहीं पर भी हो, आप पे कार्रवाई की जाएगी। और ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक बहुत बड़ा स्टेप है कि आपने पंजाब में जाके, हालांकि आपने प्रोटोकॉल सारे फॉलो किए, आपने पंजाब पुलिस से भी बात की, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पंजाब पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर उनकी सहमति से ये जो प्रॉपर्टी थी उसे सील किया है, उसे अटैच किया है। लेकिन मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे पंजाब में हो, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, अगर आप देशद्रोही, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। और इस तरह की जो स्ट्रेटेजीज हैं, काउंटर स्ट्रेटेजीज हैं, ये इवॉल्व होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। जी बिल्कुल। अभिनव शर्मा जी, क्योंकि बीजेपी बार बार आप लोगों की तरफ से यह इल्जाम लगाया जाता है पंजाब सरकार के ऊपर कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह के कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना चाहिए उस तरह की कार्रवाई नहीं कर पा रही है, वो सख्ती नहीं कर पा रही है आतंकवाद पर। देखिए, ऐसा है, ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, मैं पूरे देश की बात करता हूं जी। ये डिपेंड करता है एट द हेल्म ऑफ अफेयर कौन बैठा है। आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में आई है, या जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या उससे पहले गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर में था, और जब से यूपी में सरकार भाजपा की आई है, आपको फर्क सामने दिख रहा है। ये अप्रोच और विल पावर पे डिपेंड करता है। तब की सरकारें सॉफ्ट थी टुवर्ड्स पॉलिसी मेकिंग, टुवर्ड्स टेररिस्ट एक्टिविटीज। मुझे बताइए, ये मुद्दा तो देश से जुड़ा हुआ है ना, इसमें तो सेंटर को भी इंटरफेयर करना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं ना, वही मैं कह रहा हूं। आप देखिए, यूपी में आज से 4-5 साल पहले क्या पोजीशन थी, अब यूपी में क्या पोजीशन है। आपके सामने तथ्य सामने आ रहे हैं, प्रूफ सामने आ रहे हैं। अतीक अहमद किस पॉलिटिकल पार्टी से थे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था उनके ऑफिस से, जिसको डिमोलिश किया गया, उसके पीछे उन्होंने और भी रूम्स बनाए थे, उसमें भी काम चलता था, उसमें इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल निकला। अब तो यहां तक बात चल रही है कि क्या वो जो बार बार चुन के आते थे इंडिपेंडेंट भी या किसी और पार्टी के मैंडेट पे, उसमें इलेक्शन में भी गड़बड़ी होती थी, इस पे भी अब इन्वेस्टिगेशन होगी। मुझे बताइए, पहले यूपी में इनको क्यों इतना संरक्षण मिलता था? अब मुझे एक और चीज बताइए आप, जम्मू कश्मीर में स्टोन पेल्टर्स कहां गए? जम्मू कश्मीर में हुर्रियत जो अपना कैलेंडर इशू करती थी वो कहां गया? तो मैं यही कह रहा हूं कि जब से पॉलिसी में चेंज आई है जी, अप्रोच में चेंज आई है, विल पावर में चेंज आई है, जब से सरकार बदली है, जब सेंटर में भाजपा की सरकार आई है, यूपी में भाजपा की सरकार है, यहां पे यूनियन टेरिटरी है, एलजी जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस ड्यूटी इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय होम मिनिस्ट्री। तो आप बताइए कि सीधे सीधे अब ये एक अपरेंट चेंज जो आई है टुवर्ड्स द टारगेट, टुवर्ड द डायरेक्शंस टुवर्ड्स द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। पहले सिक्योरिटी एजेंसीज को फ्री हैंड नहीं मिलता था जी, बीएसएफ को फ्री हैंड नहीं मिलता था, सीआरपीएफ को फ्री हैंड नहीं मिलता था, जेएनके पुलिस को फ्री हैंड नहीं मिलता था। अब इंस्ट्रक्शंस हैं
कि आप अपना काम करिए, जो कानून आपको इजाजत देता है उसके मुताबिक काम करिए। एनआईए है, एसआईए है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, इनके हौसले बुलंद हुए हैं। नहीं, बिल्कुल जिस तरह से तमाम पैनलिस्ट ने कहा कि एसआईए का ये कदम ये बताता है, ये एक तरह से मैसेज है टेररिस्ट और आतंकवादियों के लिए कि कहीं पर भी अगर देश के खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बातचीत हुई। अब समय की मेरे पास अनुभव जी, अभिनव जी मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव शर्मा जी मेरे साथ इस इशू पर जुड़ने के लिए। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी और डॉक्टर एसपी वैद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जेकेएलएच प्राइम टाइम में। नमस्कार। स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान, रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित है। राजौरी के अपर ढंगरी इलाके में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ बटालियन द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन सीआरपीएफ कमांडर राम मीणा ने किया। कैंप के दौरान डॉक्टरों ने गांव के स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और लोगों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर उत्पल कौल ने टिटवाल में शारदा मंदिर को खोले जाने का किया स्वागत। पीओके में शारदा मंदिर जाने के लिए एक कॉरिडोर की मांग की। शोपिया के मेमनदर के लतीफ कश्मीरी कुलचे ने जीता वादी का दिल। दूर दराज के जिलों से लोग कुलचे खरीदने आ रहे हैं। रमजान के दौरान बढ़ जाती है कुलचे की डिमांड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले खास रिपोर्ट्स की हेडलाइंस। एएनटीएफ प्रमुखों के पहले सम्मेलन में बोले अमित शाह, नशे के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार। 2047 में हम ड्रग फ्री भारत का करेंगे निर्माण, बोले अमित शाह। नशा मुक्त भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण। राजनीतिक मतभेदों को दूर रखते हुए सरकारों को ड्रग के खतरे से लड़ने के लिए साथ आने की जरूरत। शोपिया में स्वर्गीय सीआरपीएफ जवान इम्तियाज डोई को दी गई श्रद्धांजलि। इम्तियाज के नाम से लगाई गई पट्टिका। 2022 में चेक सिडो में उनके घर के पास आतंकियों ने इम्तियाज की हत्या की थी। साइबर फ्रॉड का बढ़ता खतरा। पुंछ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। साइबर फ्रॉड के विभिन्न प्रकार के जुर्म के बारे में दी गई जानकारी। फ्रॉड से बचने के उपायों के बारे में भी बताया गया। श्रीनगर में एनआईटी छात्र का जज्बा कमाल। वंचित समूहों की मदद के लिए अपनाया अनोखा रास्ता। शेयर बाजार से कमाए पैसों को किया दान। वंचित विद्यार्थियों को होगा लाभ। हजरतबल में लगी आग का मामला। पीड़ितों में इमदादी चेक की तकसीम। दरख्शान अंद्राबी ने बांटे चेक। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की ओर से प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये दिए गए। एचपीयू का 26वां दीक्षांत समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 छात्रों को गोल्ड मेडल से किया सम्मानित।
विश्वविद्यालय में छात्राओं की संख्या पर जताई खुशी। राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी में राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों से किया संवाद। राष्ट्रपति ने की जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम करने की अपील। और धर्मशाला में 2 दिवसीय G20 सम्मेलन, पहले दिन इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर हुई चर्चा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश भर में नशीली दवाओं का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसे प्रमुख मुद्दा बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को ड्रग फ्री इंडिया बनाने का ऐलान किया। 2047 तक इस खतरे को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की। इसमें सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाने की कोशिश की। शाह ने दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन का समारोह किया और यह ऐलान किया। शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ड्रग्स के खतरे को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम 2047 तक ड्रग मुक्त देश बनाने का प्रयास करेंगे। शाह ने राजनीतिक मतभेदों को दूर रखते हुए नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ पूरी सरकार और टीम इंडिया के दृष्टिकोण का आह्वान किया। लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित हैं, सभी ने एक साथ काम करना पड़ेगा। एक और तो हमें चिंता होती है कि लड़ाई बड़ी कठिन है और लड़ाई लड़ना भी कठिन है, तो दूसरी ओर जो परिणाम मिले हैं 3 साल की लड़ाई का, वो उत्साह देने वाले परिणाम है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक सही दिशा में प्रयास करते हैं तो परिणाम भी मिलते हैं और विजय भी प्राप्त होती है। तब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। नशा मुक्त भारत, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए जांच एजेंसियों ने कमर कस ली है। जांच एजेंसियां दूसरे राज्यों में भी अपना आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही हैं। जम्मू कश्मीर एसआईए ने आतंकियों की मदद करने पर अमरबीर सिंह की अमृतसर में संपत्ति जब्त की है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बाहर एक बड़े क्रैकडाउन में एसआईए ने पंजाब के अमृतसर जिले के राम तीरथ महल में दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराहम करने वाले अमरबीर सिंह उर्फ गोपी की जायदाद जब्त कर ली है। अमरबीर सिंह नगरोटा में 15 लाख रुपए के हवाले की रकम केस में मतलूब है। ये जम्मू कश्मीर से बाहर एसआईए की बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। एसआईए ने पंजाब पुलिस की मदद से अमृतसर में अमरबीर सिंह की गैर मनकूला जायदाद को जब्त कर लिया है। दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए 15 लाख रुपए पंजाब से कश्मीर मुंतकिल किए जा रहे थे। साल 2021 में दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया था और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नगरोटा में उनके कब्जे से 15 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई थी। मामले की मजीद तहकीकात से ये बात सामने आई है कि जैश की दहशतगर्दाना सरगर्मियों की माली मुआवनत के लिए फंड्स पंजाब से कश्मीर मुंतकिल किए जा रहे थे। ताहम इससे पहले कि ये वादी पहुंचते पुलिस ने इसे जब्त कर लिया था। इसके बाद केस की तफ्तीश एसआईए को सौंप दी गई। गिरफ्तार अफराद सरहद पार से अपने हैंडलर्स के साथ साथ जनूबी कश्मीर और पंजाब में दहशतगर्दों से मुसलसल राब्ते में थे। हकीकत में ये भी इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम परवेज और फारूक ने मुजम्मिल मलिक और आशिक निंगरू के साथ मिलकर साजिश की थी और जानबूझकर दहशतगर्दी के फंड्स की नकलो हरकत में सहूलत फराहम की थी। मालूमात के मुताबिक अमरबीर सिंह पर पंजाब में कत्ल समेत कई मुकदमात दर्ज हैं।
लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जराये के मुताबिक अमरबीर सिंह काफी अरसे से दुबई में मुकीम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। जम्मू में शांति और पुनर्निर्माण युद्ध रहित युग की शुरुआत समारोह का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी नार्को आतंकवाद जिंदा है और यहां स्थायी शांति स्थापित करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है। Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Jammu has been transformed into India's education hub. It houses all the premier institutions like IIM, IIT, AIMS, IIMC and Central University. The city has certain energy fields, certain mysticism and a very rich spiritual heritage. I am truly delighted to see the theme selected for Y20 consultation in Jammu, peace building and reconciliation, ushering an era of no war, and three sub-themes. One, facilitating global consensus on conflict prevention and peace building, regulating non-state actors through concerned efforts, and empowering youth for their active role in peace building. And I am sure the deliberation on these topics will generate fresh ideas, assist in future policy making, and shape the discussions across the world. अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए जम्मू कश्मीर का उदय हो रहा है। इस नए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स युवा हैं, जो विकास को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो प्रतिदिन 580 यूथ इंटरप्रेन्योर्स आज जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। 580 इंटरप्रेन्योर्स डेली। और हर दूसरे दिन एक स्टार्टअप यहां रजिस्टर हो रहा है। पहला FDI भी जम्मू कश्मीर की धरातल पर उतरा है। सही मायने में पेपरलेस फेसलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्थापित करके डिजिटल एम्पावरमेंट तथा मिनिमम गवर्नमेंट की दिशा में भी हमने अच्छी प्रगति की है। बापू ने कभी कहा था कि हिंसा को प्रतिहिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता है। मानव जाति को केवल अहिंसा के द्वारा ही हिंसा से मुक्ति मिल सकती है। मैं Y20 के इस महत्वपूर्ण मंच से युवाओं का आह्वान करूंगा कि आपको व्यक्ति एवं देशों के बीच शांति, सामंजस्य, सहअस्तित्व, समझदारी, विश्वास एवं सहयोग बनाए रखकर सच्ची पारस्परिक निर्भरता और आपसी सम्मान पर आधारित वैश्विक समाज का निर्माण करना है। आपका हर कदम देश की डेस्टिनी भी तय करेगा और आप सभी की सामूहिक ताकत से ही देश नई तरक्की करेगा, नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग में भारत का योगदान विश्व मानव कल्याण की प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में आज शामिल है। 1950 से लेकर आज तक भारतीय सैनिकों ने अलग अलग देशों में 49 पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिए हैं। लेकिन यह भी सच है कि भारत को कई दशकों तक पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहले अनुच्छेद 370 की वजह से एक व्यवस्था ऐसी थी जो भेदभाव निर्मित करती थी। बाद में आतंकवाद की वजह से 45,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों लोग अपनी मिट्टी, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा टेरर इकोसिस्टम हावी था जिसने समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कई दशकों तक यहां समाज की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। आज भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से समाज की ऊर्जा और खासतौर से युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मिल बैठकर चर्चा आज करने वाले हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अनेक नए रास्ते, नए सुझाव पर आप चर्चा करें।
पर चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एससीओ आपदा मंत्रियों की बैठक होने वाली है, जिसकी अमित शाह अध्यक्षता करेंगे। गुरुवार को यानी कल दिल्ली में यह बैठक होगी। चीन के प्रतिनिधि समेत एससीओ में कई देश शामिल होंगे। वर्चुअल रूप से पाकिस्तान के डेलीगेशन जुड़ेंगे। अमित शाह से एससीओ सदस्य मुलाकात भी करेंगे। तो आपको बताते चलें कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यह मीटिंग है, जिसमें हंगामी हालात को लेकर, सिचुएशन को लेकर इस पे एक बैठक बुलाई गई है। कल यह बैठक होगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन से संबंधित शंघाई सहयोग संगठन की सदस्य की बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है चीन का डेलीगेशन भी इसमें शामिल होगा और इसके अलावा पाकिस्तान का डेलीगेशन वर्चुअली इसमें शामिल होगा। इस बैठक में अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।